गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा सैंपल पेपर का पार्ट 2। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर जो हमारे सीबीएसई द्वारा सैंपल पेपर जारी किया गया है उसको डिटेल के अंदर मैंने क्या किया समझाया है, और कैसे कैसे क्वेश्चन उसके साथ के बनते हैं वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पार्ट 1 आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम करेंगे पार्ट 2, इसके आगे के क्वेश्चन, जिसमें हमें 3 मार्क्स 4 मार्क और 6 मार्क के क्वेश्चन को कैसे करना और कैसे जल्द से जल्द उसको सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो 1 मार्क के क्वेश्चन मैंने अपनी पिछले वीडियो के अंदर सारे एक्सप्लेन कर दिए थे, और आज हम करेंगे 17 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट। चलो, तो हमारे पास क्या है कि निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:4:3। और जो बुक्स हैं वो कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च एवरी ईयर। एंड सारा डाइड, मतलब ये डेथ चैप्टर में से है क्वेश्चन। तो सारा डाइड ऑन 1 फरवरी 2022। तो सारा जो है वो मतलब एक पार्टनर, जो थर्ड पार्टनर थी, वो डाइड होगी कब? होगी 1 फरवरी 2022 को डाइड। और एज पर द पार्टनरशिप डीड, सारा एग्जीक्यूटर आर इंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। मतलब किस बेसिस के हिसाब से? जो पिछले साल की सेल होगी उसके हिसाब से वो क्या करेंगे? प्रॉफिट का शेयर उसका निकालेंगे। चलो, तो सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ध्यान से देखना, ये सेल कौन सी हमें? ये सेल हमें पिछले साल की सेल दे रखी है, यानी कि प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी? 10 लाख। कितनी सेल थी हमें पिछले साल की दे रखी थी? 10 लाख। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 1,20,000। और इसी साल का प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। तो हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। नॉर्मली भी हमें पता चल रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 12%। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1,20,000 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो सेल्स हुई है इंटू 100। तो ये 12% हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट। कि हम नॉर्मली हर साल 12% प्रॉफिट अपनी सेल्स के ऊपर क्या करते हैं? अर्न करते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? देखो, प्रॉफिट कैसे निकालना है? सेल्स के बेसिस के ऊपर निकालना है। तो उन्होंने क्या बोला? सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। कि उन्होंने क्या देखा कि सेल हर साल कितना बढ़ती है? 20% से बढ़ती है। यानी कि इस करंट ईयर की सेल, देखो इस चीज को ध्यान में रखना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि उसके डेथ तक की सेल, उन्होंने बोला है कि हर साल सेल 20% बढ़ती है, यानी कि जो ये हमें सेल है ये पूरे अगले साल की सेल होगी, नॉट टिल देयर डेथ। और कितनी बढ़ती है? 20%। तो अगर हम इसमें 20% प्लस करेंगे तो अगले साल की सेल कितनी होगी? 12%। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। और प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कितने परसेंट से कम हो जाती है? 2% से कम हो जाती है। तो अगले साल का प्रॉफिट, मतलब जिस साल उसकी डेथ हुई है उस साल का प्रॉफिट कितना होगा? बेसिकली 10%। तो 10% उसका प्रॉफिट होगा, और सेल कितनी होगी? 12 लाख। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो पूरे साल का, अगले पूरे करंट ईयर का पूरा साल का प्रॉफिट कितना होगा? 1,20,000। तो 1,20,000 हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो उसकी डेथ तक का नहीं आया, वो कब का आया? पूरे साल का प्रॉफिट आया हमारे पास। अब इस पूरे साल के प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे? इस पूरे साल के प्रॉफिट से हम निकालेंगे उस पार्टनर, जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर। तो 1,20,000 करंट ईयर का प्रॉफिट। अब देखो, ये सारा प्रॉफिट अकेले उस पार्टनर का तो था नहीं, तो तीनों में बंटेगा। तो व्हाट इज देयर रेशो? 3:10। 3:4:3 थी, तो व्हाट इज देयर रेशो? 3:10। एंड उसके बाद हम बात करें कि अब वो कितने मंथ तक उसने क्या किया था? सरवाइव किया था, यानी कितने महीने तक बिजनेस के अंदर उसने काम किया। तो देखो ध्यान से, 1 फरवरी, 1 फरवरी को उसकी डेथ हुई है, तो कितने महीने काम किया होगा? देखो, 1 अप्रैल 2021 साल कब ये शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 फरवरी तक। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने, और जनवरी का 1 महीना। ध्यान रखना इस बात का, फरवरी 1 फरवरी है, तो फरवरी का मंथ इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10/12। कितने महीने उसने काम किया? 10/12। इस बात को फिर भी बार बार देखो कि भाई सेल्स जो है वो अगले पूरे साल की दे रखी है, हमें उसके डेथ तक की सेल नहीं दे रखी है, ठीक है ना? तो टाइम पीरियड इंक्लूड होगा ही होगा। तो अब 10 से 10
और ये हमारे पास कितना आ गया 30,000। तो कितना शेयर देंगे उसको 30,000। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री डालनी है। तो देखो हमने क्या देखना है कि क्या हमें न्यू रेशो दे रखी है, नहीं दे रखी। तो अगर न्यू रेशो दे रखी होती पार्टनर्स की, कि निर्मला और दिविशा की न्यू रेशो दे रखी थी, फिर हम क्या करते, फिर हम एक सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते और उसके गेनिंग रेशो निकालते और उसके हिसाब से उस सारा का शेयर डिवाइड कर देते, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन अब हमें न्यू रेशो नहीं दे रखी, तो अब हम सिंपली क्या एंट्री डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। क्या एंट्री डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर का नाम क्या था, सारा, तो टू साराज कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000 30,000। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अमे, अनमोल एंड रोहन एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2021। की पार्टनरशिप के अंदर कब आए, 1 जुलाई 2021 को। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 3:2:1। और एमए मतलब फर्स्ट पार्टनर ने गारंटी दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, कि रोहन का जो शेयर होगा प्रॉफिट का, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। देखो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये हमें गारंटी चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर से आ गया, बेसिक से, पार्टनरशिप के बेसिक से गारंटी का क्वेश्चन आ गया। तो इसके अंदर हम गलती क्या करते हैं, इसकी गलती ध्यान से देखना है। देखो पार्टनरशिप के अंदर वो कब आया, 1 जुलाई 2021 को पार्टनरशिप के अंदर आए। और जो उसने गारंटी दी है, जो एमी ने गारंटी दिया किसको, रोहन को, वो दिए 36,000 पर एनम, यानी कि 36,000 पूरे साल की गारंटी है। लेकिन इस साल तो सिर्फ उन्होंने 9 महीने काम किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो गारंटी का अमाउंट निकाल लेंगे कि 36,000 डिवाइडेड बाय 9/12। क्यों, क्योंकि 9 मंथ ही काम किए, 1 जुलाई को पार्टनरशिप बनी है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2022 तक कितने महीने काम किया होगा, सिर्फ 9 महीने, ठीक है ना। तो कितने महीने का हम उनको वो देंगे, उसकी गारंटी कितने में कितनी होगी, 27,000। चलो अब उसके बाद उन्होंने क्या बोल रखा कि कैपिटल 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख थी, और जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,38,000। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो एक छोटा सा अकाउंट बना देते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले वर्किंग नोट के अंदर हम इस चीज को सॉल्व कर लेंगे कि भाई उसकी गारंटी कितनी होगी। 36,000 बार बार देखो पर एनम है, तो 9 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई से काम किया, तो 9 महीने की गारंटी कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 27,000। तो अब देखेंगे क्या कुछ पूरी की पूरी 27,000 उसको मिल गया या कुछ कमी थी। तो कमी थी वो किससे चार्ज करेंगे, रोहन से चार्ज करेंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखूंगा मैं, 1,38,000। और उसके बाद क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो 2 लाख के ऊपर 6% इंटरेस्ट, तो ये भी याद रखना है, ये भी 6% पर एनम है। इतना आसान क्वेश्चन आपको वो नहीं देंगे। तो 6% और कितने महीने का, 9 महीने का निकालना है। तो ये कितना आ गया, 12,000 इंटू 9/12, ये हो गया 9,000। तो हमें जो कौन था, एमए का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, एमए का इंटरेस्ट था 9,000, एमए कैपिटल अकाउंट। अब दूसरे कौन था, अनमोल। तो अनमोल्स कैपिटल अकाउंट, उसका इंटरेस्ट कितना था, 1 लाख, 1 लाख उसकी कैपिटल थी, 6% के हिसाब से 9/12। तो ये कितना हो गया, 6,000 इंटू 9/12, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4,500। और जो थर्ड कौन था, थर्ड था रोहन। तो रोहन की कैपिटल भी 1 लाख थी, तो रोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 4,500। तो देखो तीनों को 1,38,000 का क्या था हमारे पास, टोटल नेट प्रॉफिट था, उसमें से इसको 9,000, इसको 44, 45, 55, तो यानी कि 18,000 रुपए तो हमने किस में बांट दिए थे, इंटरेस्ट में बांट दिए थे। बचा कितना था, 1,20,000। तो ये क्या होगा, एनडीपी, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 1,20,000 नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था। और ये किस में बांटना है, तीनों में बांटना है। तो मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रहा हूँ, एम ए एन और रोहन। तो देखो पहले तो नॉर्मली किस में बांटेंगे, रेशो में बांटेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रेशो, 3:2:1, तो 1,20,000 इंटू 3/6, तो ये आ गया। तो एम को मिलेगा कितना, 60,000। दूसरे वाले पार्टनर को कितना मिलेगा, 40,000।
और इसको कितना मिलेगा 20,000। लेकिन अब ध्यान से देखो कि रोहन भाई साहब को गारंटी कितनी दे रखी थी, तो रोहन को गारंटी तो कितनी दे रखी थी 27 की, तो इसको 7,000 देना है। और ये 7,000 किससे लेंगे, किसने गारंटी दी थी, ये गारंटी दी थी एमए ने गारंटी दी थी, तो 7,000 इससे लेंगे। ये कितना आएगा 53,000, इसका कितना रहेगा 40,000 ही रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा 27,000। तो ध्यान से, ये गारंटी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा, लेकिन दिक्कत कहां पर आएगी, दिक्कत आएगी जब आपको पर एनम पूरे साल की गारंटी दी है, लेकिन पार्टनरशिप 9 महीने पहले ही बनी है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम कि अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर और उनकी रेशो 5:3:2 थी, और देयर कैपिटल वाज 6 लाख, 8 लाख एंड 11 लाख as on 1st April 2021, और as per partnership deed interest on capital कितना है 10% पर annum। For the year ended 31st March, profit was 2 लाख, ठीक है। अब were distributed without giving interest on capital और adjustment entry, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पास एडजस्टमेंट वाला टॉपिक में से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअल में किया क्या, तो इसके लिए एक वर्किंग नोट प्रिपेयर होता है, वो आपको शायद पता होगा। डेबिट क्रेडिट, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर का बनाया जाएगा, अजय का, मनीष का और सचिन का। तीनों पार्टनर का क्या बनाया जाएगा, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बनाया जाएगा, डेबिट क्रेडिट, और इनका भी डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। चलो, तो ये बेसिकली क्यों बना रहे हैं हम, ये इसलिए बना रहे हैं कि देखना है कि क्या चीज एक्चुअल में उनको देनी थी और क्या चीज एक्चुअल में उनको दे दी गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो ध्यान से देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा एक्चुअल में था क्या कि प्रॉफिट कितना था, 2 लाख का प्रॉफिट था। तो नॉर्मली अगर हम एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉर्मली देखें कि 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था, वो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशो में, 5:3:2 के अंदर, यानी कि 2 लाख को अगर हम 5:3:2 के हिसाब से बांटे तो ये कितना आएगा 1 लाख, अजय को मिला 1 लाख, मनीष को कितना दिया होगा 60,000 एंड सचिन को कितना दिया होगा 40,000। तो 1 लाख 60,000 एंड 40,000 उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जबकि एक्चुअल में करना क्या चाहिए था, इस 2 लाख में सबसे पहले उनको क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रोंग वाला हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हम कौन सा बना रहे हैं, करेक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो नेट प्रॉफिट कितना था, 2 लाख का था, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, देखो कैपिटल कितनी है 6 लाख और इंटरेस्ट कितना है 10%, तो अजय को कितना दिया जाएगा, अजय को दिया जाएगा 6 लाख के ऊपर 10% 60,000, और इसको कितना दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा, मनीष को दिया जाएगा कितना 80,000, और सचिन को कितना दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा 1,10,000। लेकिन अच्छा, तो इसमें एक दिक्कत आ गई, देखो नेट प्रॉफिट कितना है, इसमें 5 एडजस्टमेंट के साथ में हमें एप्रोप्रिएशन में लिमिट वाला क्वेश्चन भी साथ में एडजस्ट कर दिया इन्होंने, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था, ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन कितनी है 2 लाख रुपए, लेकिन एप्रोप्रिएशन मतलब वो इंटरेस्ट कितना मांग रहे हैं पार्टनर्स, 60,000 ये मांग रहे हैं, 80,000 ये मांग रहे हैं, और 1,10,000 ये मांग रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है, क्या हम पार्टनर्स के अंदर इतने रुपए दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बिकॉज इतना हमारे पास एप्रोप्रिएशन ही नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाएगा, देखो इस 2 लाख रुपए को तो हम दे नहीं सकते, बिकॉज ये हो गया 2,50,000, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट था, और लॉस में तो जा नहीं सकते क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 लाख को इनकी रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो के अंदर। तो व्हाट इज द रेशो, 6:8:11। तो 2 लाख रुपए को अब 6 रेशो सबसे पहले बांटेंगे तो 14 + 25, ठीक है ना, और फिर बी के अंदर 8/25 और सी का 11/2 लाख इंटू 11/25। तो इसका कितना आ गया, इसका आ गया 48,000, इसका कितना आ गया, इसका आ गया 64,000, और इसका कितना आ गया, इसका आ गया 88,000, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअल में पैसे को इस तरीके से बांटना था। अच्छा, उसके बाद कुछ बचा तो है नहीं जो एनडीपी करेंगे, तो
अब नॉर्मली हम देखें, देखो डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट मतलब जो एक्चुअल में देना था और डेबिट मतलब जो गलती से दे दिया, ठीक है ना। तो देखो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में अजय को कितना देना था, 48,000, मनीष को कितना देना था, 64,000, और सचिन को कितना देना था, 88,000। लेकिन हमने कर क्या दिया, हमने एनडीपी किस हिसाब से बांट दिया था, 1 लाख तो दे दिया था इसको अजय को, मनीष को कितना दे दिया था, 60,000, और सचिन को कितना दे दिया था, 40,000। तो हमारे पास क्या निकलेगी, हमारे पास निकलेगी डेफिशिएंसी। तो देखो कितने रुपए हमने इसको कम दिए, इसको 52,000। तो अजय विल बी डेबिटेड। यस, इस चीज को ध्यान में रखना कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड कम है, लेकिन किससे, डेबिट से। तो 52,000 क्या करेंगे, डेबिटेड करेंगे, कि अजय की कैपिटल से डेबिट करेंगे कितना, 52,000, क्योंकि देने 48 थे, दे दिए 1 लाख, तो उसकी कैपिटल से कितना लेंगे, 52,000 उसकी कैपिटल से विड्रॉ करेंगे। और इसको देखो, मनीष को 60,000 इसको दिए थे, लेकिन देने कितने थे, 64, तो इसको 4,000 क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अगर आपको इसमें समझ में ना आए तो सिंपल सा तरीका है कि जोन सी, देखो जोन सी साइड बड़ी है वो उसी का बैलेंस होगा। तो इसमें देखो 1 लाख और 48 दोनों में से कौन सी साइड बड़ी थी, 1 लाख, तो जो बैलेंस आया वो डेबिट के अंदर ही जाएगा। इसमें कौन सी साइड बड़ी थी, 4,000, क्रेडिट में जाएगा। इसमें कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, कितने से, 44,000, तो ये क्या होगा, 44,000 से क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो जर्नल एंट्री मैं यहां पर डाल देता हूं। देखो कौन डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है अजय, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 52,000 से। मनीष और 2 सचिन, मनीष कितने से, 4,000 से, और सचिन कितने से, 48,000 से। ये 48,000 है। चलो, तो ये था 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। तो देखो क्या है कि एंथनी लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% to Mithu Limited, from whom assets of rupees 23,50,000 and liability 6 lakh were taken over. Pass entry in the books of Anthony Limited if these debentures were redeemed at 5% premium. देखो सिंपल सा केस है, सिंपल हमें बता दिया कि एसेट्स अकाउंट क्या है, डेबिटेड, टू लायबिलिटी, कितनी एसेट्स थी, 23,50,000 की, और लायबिलिटीज कितने की थी, 6 लाख की। अब देखो 23,50,000 की एसेट्स थी और लायबिलिटी कितने की थी हमारी, 6 लाख की, तो बचा कितना, ये बना हमारे पास 23,50,000, मतलब नेट पेमेंट कितने की करनी है, इसमें से 6 लाख अगर माइनस कर दें तो ये बना हमारे पास 17,50,000 रुपीज हमने क्या करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है ना। क्या पेमेंट पहले डिसाइड हो चुकी है, नहीं हो चुकी, यस। ध्यान से देखो, पेमेंट ऑलरेडी डिसाइडेड है कि क्या इशू किया, इन दोनों चीजों के बदले में उसको 20,000 के डिबेंचर्स दिए, 100 का ईच, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 20,000 इंटू 100, 20 लाख के डिबेंचर्स, 10% डिस्काउंट, 2 लाख माइनस करके, यानी कितना आ गया, 18 लाख रुपए में हमने सेटिंग करी है सारी। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है, मिठू लिमिटेड को कितना दिया है हमने, 18 लाख रुपए मिठू लिमिटेड को पे करने। तो अब ध्यान से देखो कि ये तो बैलेंस मैच नहीं की, बनते थे 17,50,000, हमने 18 लाख रुपए दिए, यानी कि 50,000 क्या दिए, एक्स्ट्रा दिए, और वो किस चीज के दिए होंगे, वो दिए होंगे गुडविल के। चलो, अब मिठू लिमिटेड को पेमेंट कैसे करनी है वो भी बता रखे कि मिठू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, देखो हम डेबिट करेंगे कितने से, 18 लाख से, टू 9% डिबेंचर, डिबेंचर कितने के दिए, 20 लाख की, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो कितना है, 2 लाख, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज उन्होंने और कही साथ में कि इफ दीज डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ 5% प्रीमियम, तो ये डिबेंचर 5% प्रीमियम पे क्या होंगे, रिडीम होंगे। तो हमें पता है कि जब डिबेंचर रिडीम होगा और हमें पहले ही पता चल जाए तो उसकी एंट्री हमें पहले ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो क्या एंट्री डालती है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब ये प्रीमियम की जो वैल्यू है ये किसके ऊपर निकालेंगे, ये हमेशा निकालते हैं फेस वैल्यू के ऊपर। तो 20 लाख का 5% कितना हो गया, 20 लाख का 5% हो गया 1 लाख। तो ये एंट्री बनी हमारे पास कुछ ऐसी कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख,
मिट्ठू लिमिटेड डेबिट 18 लाख और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने से 2 लाख से टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये एंट्री हमारे पास कुछ ऐसी। चलो तो इसी का केस 2 देखते हैं हम कि रैंडम लिमिटेड टू कवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड, इसकी एसेट्स कितने की थी, तो एंट्री डाल लेते हैं साथ के साथ। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड कितने की थी 45 लाख की, और लायबिलिटीज कितने की थी, लायबिलिटीज थी हमारे पास 6,40,000 की, और परचेज कंसिडरेशन हमें ऑलरेडी दे दिया कि भाई कितनी पेमेंट करेंगे 36 लाख की। किसको करनी है ये पेमेंट जो थी, ये हमने किसको करनी है, ये करनी है मैच्योर लिमिटेड का बिजनेस खरीदा है ना, तो मैच्योर लिमिटेड को ही करेंगे टू मैच्योर लिमिटेड। कितने रुपए 36 लाख। तो अब ध्यान से देखो कि एक्चुअल में उनके पैसे कितने बनते थे, या डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच नहीं कर रही, या नॉर्मली हम ऐसा भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कि 45 लाख माइनस 6,40,000, यानी कि उनके एक्चुअल में बनते थे 38,60,000, लेकिन हम उसको दे कितने रहे हैं 36 लाख, यानी कि कम दे रहे हैं। वो पैसा क्या कहां रख रहे हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर रख रहे हैं। कितना पैसा 2,60,000 विल बी देयर कैपिटल रिजर्व। और अब मैच्योर लिमिटेड को पेमेंट कैसे करेंगे, तो मैच्योर लिमिटेड को पेमेंट कितनी करनी थी 36 लाख की, और कैसे करी, देखो बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया 1,50,000, तो 2 बैंक ड्राफ्ट कितना 1,50,000, और जो बैलेंस था, बैलेंस कितना बचा 36 लाख माइनस 1,50,000, यानी कि 34,50,000 बैलेंस बचा। तो उसका हमने क्या किया, उसके हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। कितने इशू किए ये नहीं पता, लेकिन कितने रुपए में किए 100 रुपए में किए, और 15% प्रीमियम पे किए, यानी कि ये जो 34,50,000 है ना, इधर लिखते हैं हम इस अमाउंट को, इसके अंदर डिबेंचर भी इशू किए, ठीक है ना, तो x इंटू 100, यानी कि एक डिबेंचर भी इशू किए, एक पर्टिकुलर डिबेंचर कितने किए वो नहीं पता, वो निकालने हैं, और उसके ऊपर क्या दिया है, इस वैल्यू के ऊपर क्या दिया है, प्रीमियम भी दिया है। कितना परसेंट 15%, 15% प्रीमियम भी इस वैल्यू के ऊपर हमने क्या किया है, दिया है, ठीक है ना। तो अब इस केस को अगर बहुत आसान तरीके से आप करोगे, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप नॉर्मली ऐसा कर सकते हो कि 34,50,000 इज इक्वल टू कितना परसेंट है 115%। कितने परसेंट है 115%। तो मैंने क्या मान लिया, प्रेफरेंस शेयर 100% थे और 15% क्या था, प्रीमियम था, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऐसा कर लिया, या आप एक्स के तरीके से भी इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, कि 100x करके फिर आप इससे नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी बहुत आसान रहेगा कि 34,50,000 इंटू 100 अपॉन 150। तो इसकी कितनी वैल्यू आई, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 30 लाख। कितनी वैल्यू आई 30 लाख। तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स कितने के इशू किए हैं 30 लाख के, और जो बचा हुआ था वो किसका इशू कर देंगे, SPR, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा क्या कर देंगे, इशू कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के। कितना 4,50,000। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, आसानी से वही चीज आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना और आसान करने की कोशिश करनी, क्योंकि एक्स वाला केस करोगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें सिंपली देखो, जब भी आपको ऐसा है ना कि हमें शेयर की वैल्यू ना दी हो, लेकिन ये दिया हो कि उसको प्रीमियम पे इशू किया है, तो इट विल बी 115%। लेकिन अगर डिस्काउंट हो तो वही 100% में से 15% माइनस कर देते, ये 34,50,000 किसके इक्वल आता, 85% की। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 20th क्वेश्चन है। तो हमें क्या दे दिया कि डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 with effect from 1st April they agree to share their profit equally। कि वो मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन, ठीक है ना, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कि वो रेशियो चेंज कर रहे हैं, और इस पर्पस के लिए उन्होंने किसको कैलकुलेट करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ओके, तो पिछले 4 साल के हमें प्रॉफिट दे दिया और एक लॉस भी दे दिया। अच्छा, इसमें हमें गुडविल का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया, इसमें एडजस्टमेंट भी साथ में दे दिया कि ऑन 1st April 2021 a motorbike 50,000 was purchased and adapted to traveling expense account, okay, and which depreciation is charged 20% per annum by straight line method, and firm has also paid an annual insurance premium of 20,000 which had already been charged to profit and loss account for the all years, okay good। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले गुडविल निकालने का हम काम करते हैं।
तो हमारे पास प्रॉफिट है 2019 के, तो ऐसे हम लाइन लगा लेंगे, 19 का भी है, 20 का भी है, 21 का भी और 22 का भी है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है इसका 50,000, ये कितना है 1,20,000, ये कितना है 1,80,000, और इसको अब ये लॉस है तो मैं लॉस को किस में लिख दूंगा, ब्रैकेट्स में लिख दूंगा। चलो अब हमने क्या सॉल्व करनी है, एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट कब है, 1 अप्रैल 2021, तो ध्यान से देखो ये ईयर एंडेड कब के हैं, 31 मार्च 19, 20, 31 मार्च 2021, और इससे अगले दिन यानी कि जो 21 साल के अंदर एडजस्टमेंट हुई होगी 31 मार्च 2022 के अंदर। इस चीज को ध्यान से देखना है, 31 मार्च 2021 तक का हमें प्रॉफिट दे दिया, तो अगले दिन कोई एडजस्टमेंट हुई है तो अगले साल के प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे उसको, इस साल के प्रॉफिट में क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो क्या किया, एक 50,000 की बाइक थी वो खरीदी, तो वो नॉर्मल हमारी क्या होनी चाहिए थी, एसेट, लेकिन गलती से हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में उसको डेबिट कर गए, यानी कि गलती से हम उसको क्या दिखा गए, अपना एक्सपेंस दिखा गए। तो ये एक तरीके से हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल एक्सपेंस होगा। अब हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक्सपेंस था ही नहीं, ये तो हमारी एसेट थी, इसने फालतू में हमारे प्रॉफिट को क्या किया होगा, कम किया होगा। तो मैं दोबारा क्या करूंगा, 50,000 रुपए इसके अंदर ऐड बैक करूंगा, ठीक है ना। दोबारा से क्या किया जाएगा, 50,000 के इसके अंदर ऐड बैक किए जाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला कि भाई 20% डेप्रिसिएशन लगेगी, तो देखो अब मैं इसको 50,000 दोबारा ऐड कर रहा हूं, तो इट मींस इसको दोबारा एसेट क्रिएट कर रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन तो एसेट के ऊपर लगती है, और वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस होता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको माइनस किया जाएगा। तो नेट वैल्यू हमारी कितनी आएगी, नहीं, एक और चीज भी हमारे पास कि फर्म हैज आल्सो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, 20,000 कि एक प्रीमियम था। देखो प्रीमियम हमारा नॉर्मल खर्चा होता है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात बोल दी कि विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज्ड, मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस हो चुका है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि ऑलरेडी माइनस हो चुका है मतलब दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, दोबारा सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे अपने। तो कितना आया 50,000, 1,20,000, 1,80,000, और ये कितना आया माइनस, देखो -70,000 प्लस 50,000 -10,000, तो मैं इसको 40,000 भी लिख सकता हूँ, 50 - 10 40, और ये कितना आ गया माइनस का 30,000। तो अब इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 3,20,000, ठीक है ना। तो देखो अब 3,20,000 हमारे पास आ गया। अब गुडविल कैसे निकालनी थी, गुडविल इज टू वैल्यू एट टू एट परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो ये तो हमें हमारे पास 4 साल के वो आया सिंपल। अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 साल का, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 साल से। तो नॉर्मली हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई, 1,60,000। अब 1,60,000 हमारे पास क्या आ चुकी है, गुडविल ऑफ द फर्म आ चुकी है। अच्छा, अब इस गुडविल ऑफ द फर्म का क्या करेंगे, इफेक्ट देंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक्चुअल में करना क्या था, रेशो चेंज करिए, तो रेशो चेंज करिए मतलब क्या हो गया, कौन सी रेशो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए नहीं है, डोरेमोन है, डी एस और एन। तो डोरेमोन की ओल्ड रेशो क्या थी 3/6, और न्यू रेशो क्या थी 1/3, इसकी 2/6 1/3, और इसकी 1/6 - 1/3, ठीक है ना। तो इसकी हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। तो इसकी रेशो हमारे पास कितनी आई, ये आई 9 - 6/18, या 3/18। इसकी कितनी आई 6 - 6/18, तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। और ये कितना आया 6, एक मिनट, तो ये 1/3 हो गया, तो ये आया 3 - 6/18, तो ये आया -3/18, यानी कि ये रेशो आई 1/6। अच्छा, किसने, देखो -3/18 ये आया, और ये आया, एक मिनट, ये डोरेमोन है, इसकी क्या रेशो निकली, मैं इधर लिख देता हूँ इसको 3/18, और इसकी निकली 0, और इसकी कितनी निकली है -3/18, यानी कि गेन किसने किया, एक्चुअल में गेन किया एन ने, और सैक्रिफाइस किसने किया, डोरेमोन। तो व्हाट इज द एंट्री, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डी, क्योंकि गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस, जो माइनस वाला होता है वो क्या करता है, गेन करता है, ठीक है ना। अच्छा, क्या अमाउंट आएगी 1,60,000, कितने का गेन किया 3/18 लिख लो, या इसको और छोटा कर लेंगे तो 1/6 लिख लेंगे। तो ये कुछ पॉइंटों में हमारे पास फिगर आएगी 26667। व्हाट इज द अमाउंट, 26667, 26667। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
कि अल्तूर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 4 लाख 40 नहीं 4 लाख नहीं है 4 करोड़ डिवाइडेड इन 25 lakh equity shares of 10 each and 1,50,000 9% preference shares of 100 each. और कंपनी ने इशू कितने किए 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 20% प्रीमियम। ओके देखो क्या बोला उन्होंने कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है 4 करोड़ रुपए की, जिसमें 25 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं एंड 1.5 लाख रुपए के क्या है प्रेफरेंस शेयर्स हैं। बट कंपनी ने इशू कितने किए 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किए पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए और प्रीमियम कितना है 20% उसके ऊपर प्रीमियम है। तो मतलब ना प्रेफरेंस शेयर इशू की प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू किए, सिर्फ कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए उस 25 लाख में से भी कितने 8 लाख। चलो अब कैसे पे करना है 3 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर पे करना है 7 रुपए अलॉटमेंट के ऊपर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना होगा देखो, तो इक्विटी शेयर कितने का था 10 रुपए का था 20% यानी कितने रुपए का प्रीमियम हो गया 2 रुपए का प्रीमियम यानी कि 5 + 2 वो हमने यहीं पर सॉल्व कर दिया। और बैलेंस जो बचा था वो कॉल पे मंगाया तो 3 + 5 8 बैलेंस कितना बचा होगा 2 रुपए। एंड पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया 10 लाख शेयर्स। अच्छा एक्सेस मनी सारी क्या कर दी रिजेक्ट कर दी, तो कोई प्रोराटा वाला सिस्टम इसके अंदर है ही नहीं। ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड सारे पैसे अलॉटमेंट के ऊपर मिल गए लेकिन 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू, तो सारा पैसा अलॉटमेंट के ऊपर मिल गया लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने 15,000 शेयर्स थे उसने पैसा नहीं दिए किसके अलॉटमेंट के। अच्छा एन अदर शेयर होल्डर रोकी हैज पेड हिज कॉल्स विद अलॉटमेंट, अच्छा इसने पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया कितना 25,000 शेयर्स, ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड बैलेंस, अच्छा बैलेंस शीट बनानी है इसके अंदर हमें शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस, शेयर कैपिटल का बैलेंस शो करना है और नोट्स टू अकाउंट बनाने, ठीक है ना। अच्छा इसमें ना एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना हमसे पूछा जाए हमने उतना ही बनाना है इसके अंदर। तो नॉर्मली हम क्या देखेंगे देखो सबसे पहले तो हम शेयर कैपिटल का फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए कि बैलेंस शीट हमारी कैसे बनती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, तो एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहां पर बना लेते हैं। नॉर्मली ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा नोट, तो नोट जिस नोट के अंदर हम इसको क्या करेंगे शेयर करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगी एक्चुअल में अमाउंट आ जाएगी और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है ना। सब मेन हेड क्या होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सब हेड क्या होता है शेयर होल्डर फंड। सब हेड क्या होता है हमारे पास शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर क्या बनाना है शेयर कैपिटल की अमाउंट नोट डाउन करनी है हमने, ठीक है ना। चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो अमाउंट हम किस कहां से निकालेंगे ये बनाएंगे, इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें नोट्स टू अकाउंट्स। थोड़ा सा नोट्स टू अकाउंट हमें ध्यान से बनाना पड़ेगा। तो नोट्स टू अकाउंट देखें तो नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाएंगे हम, देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी 4 करोड़, जिसमें 25 लाख इक्विटी शेयर थे 10 ईच एंड 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहां पर ऑथराइज्ड कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में 25 लाख क्या थे इक्विटी शेयर्स थे कितने के 10 ईच, तो ऑथराइज्ड तो ये कितना हो गया 2.5 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है ना। और ये हमारे पास 1,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे 9% प्रेफरेंस शेयर्स, और वो कितने के थे ये थे हमारे पास 100 रुपी ईच, तो ये थे 100 रुपए ईच, तो ये भी हो गया 1,50,00,000, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया ये 4 करोड़ रुपए के हमारे पास क्या हो गया ऑथराइज कैपिटल। देखो सबसे पहले क्या आता है ऑथराइज की कितनी अथॉरिटी थी, अब इसमें से इशू क्या की है इशूड कैपिटल कितनी की, इशूड की हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैपिटल 8 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए थे ना, हाँ 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किए थे और 20% प्रीमियम, तो प्रीमियम से हमें कोई लेना देना नहीं है। 8% इक्विटी शेयर्स ऑफ एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितने रुपए 80 लाख रुपए लोगों से क्या किए थे हमने मंगवाए थे। अब हम करेंगे किसकी बात करेंगे सब्सक्राइब्ड, कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी थी। देखो सब्सक्राइब्ड के अंदर ना आप उसको 2 पार्ट्स में बांट लोगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप।
तो ये कौन से शेयर होल्डर होंगे? जिन्होंने पूरा पैसा पे कर दिया होगा। तो देखो हमारे पास कितने पैसे उन्होंने मंगवाए थे, तो हमारे पास क्या था कि ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर हेल्ड बाय संजू। और एक अनदर शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट के साथ ही एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, ठीक है ना। तो मतलब अभी तक सिर्फ अलॉटमेंट की बात करी है, फाइनल कॉल की बात ही नहीं करी कि फाइनल कॉल मंगाई है या नहीं मंगाई। तो इट मींस फुली पेड अप तो कोई है ही नहीं। फुली पेड अप का मतलब क्या होता है कि जितने मंगाए उतने पूरे पे कर दिए, तो फुली पेड अप तो है ही नहीं, ठीक है ना, कि पूरा का पूरा पैसा किसी ने नहीं पे किया। 10 रुपए की कॉल थी, अभी तक सिर्फ कितने पे किए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए ही पे किए गए हैं। तो 3 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर और 5 रुपए किसके ऊपर? अलॉटमेंट के ऊपर। ये फुली पेड अप नहीं। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, तो कितना था? 8 लाख इक्विटी शेयर होल्डर थे, उन्होंने सिर्फ 8 रुपए ही पे किए थे, है ना, 64 लाख। अच्छा, इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम? सिंपली कॉल्स इन एरियर। कितने वालों ने पैसा नहीं दिया था? तो 15,000 वाले ने कितने रुपए नहीं दिए थे? देखो कौन था? संजू ने 15,000 शेयर्स थे ना उसके पास, तो उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की थी। अब प्रीमियम से हमें अभी हाल फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमने सिंपल शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालनी है। 75,000 माइनस कर दिया, कितना है? 63,50,000। तो शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी आ गई? 63,50,000। अच्छा, एक चीज और देखो ध्यान से, अब इस रोकी का क्या करना है? क्योंकि रोकी ने अपना सारा कॉल का पैसा, यानी कि जो अगली कॉल होगी, 25,000 शेयर थे, कॉल कितने की थी? अगली 2 की, यानी कि 50,000 रुपए उसने क्या दे दिए थे? इसके साथ ही दे दिए थे, शेयर कैपिटल के साथ। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई सिर्फ शेयर कैपिटल का बैलेंस शो करना है, कॉल्स इन एडवांस का बैलेंस नहीं शो करना। तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल का ही नोट्स टू अकाउंट और बनाएंगे। लेकिन अगर बाय चांस ये बोल देते तो फिर हम अलग से लिखते क्या? कॉल्स इन एडवांस। कितना लिखते? कॉल्स इन एडवांस 50,000। और उसको कहां पर शेयर शो करते हैं? उसको शो करते हैं हम करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर, कॉल्स इन एडवांस के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन ने पूछा क्या है। जो चीज हमसे क्वेश्चन ने पूछी है, हमने उसी का क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चारू, ध्वनि, इकनूर, पवनी ये पार्टनर थे फर्म के अंदर, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया लास्ट ईयर, ठीक है। लेकिन वो एग्रीमेंट क्या हो गया? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फ्यू पार्टनर प्रोवाइड लोन टू द फर्म। कुछ पार्टनर्स ने लोन दिया था और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गई, तो उन्होंने फर्म को डिसॉल्व। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में से क्वेश्चन है हमारे पास नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी है उसकी, तो हम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ये 4 एंट्रीज हैं और इसको आपको क्या करना है? आपको जर्नल एंट्री डालनी है। तो देखो लोन की एंट्रीज है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है लोन अकाउंट को। हम स्पेसिफिकली लोन अकाउंट बनाते हैं। अगर कई बार आपको कंफ्यूजन हो तो आप एक लोन अकाउंट भी बनाकर देख सकते हैं, उसके अंदर हमने कैसे ट्रीटमेंट किया है इसका। तो पहली चीज हमारे पास क्या है कि ध्वनि ने लोन दिया 50,000 का फर्म को, और सेटल कितने में हुआ? 42,000 में। तो मैं आपको साथ साथ अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा। तो ये था ध्वनि, तो ध्वनि का लोन था, ठीक है ना। तो लोन कितने का था? देखो ध्वनि ने लोन दिया तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का लोन था? 50,000 का। और सेटल कितने में कर दिया फर्म ने? कैश कितना दिया फर्म ने? 42,000। कितना कैश दिया? 42,000। तो बचा हुआ क्या? देखो ध्वनि लोन अकाउंट है, इसको कैरी डाउन तो कर नहीं सकते क्योंकि अगले साल तो बिजनेस करना ही नहीं है, बिजनेस तो बंद हो गया। तो बचा हुआ 8,000 का क्या हो गया? फायदा हो गया। और फायदा कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो व्हाट इज द एंट्री? एंट्री विल बी ध्वनि लोन अकाउंट डेबिटेड। कितने से डेबिट था? 50,000 से। और हमने क्या किया? टू कैश। कितना दे दिया? 42,000। और बचा हुआ किसमें ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कितना? 8,000। चलो, तो नेक्स्ट एंट्री देखिए। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है कि पवनी लोन 40,000। तो पवनी ने कितने का लोन दिया था? 40,000 का। उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं नॉर्मली। पवनी लोन, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं थोड़ा सा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का लोन दिया था? 40,000 का। अब उसको कैसे सेटल किया गया? वाज गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 45,000। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने क्या बोला कि उसको एक एसेट दे दी, कितने की? 45,000 की। अब हमें लगेगा कि उसको 5,000 एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन ध्यान देना ये एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। यानी कि एक अचानक से आपके पास, आपके बिजनेस के पास एक सड़क पर पड़ी कोई एसेट मिल गई आपको, आपने उसको अपने पार्टनर के लोन देने में सेटल कर दिया और वो 45 की थी। तो अब आप क्या बोलोगे? क्या 5 का नुकसान हो गया? नहीं,
आप बोलोगे 40 का 40 आपका क्या है, फायदा है, क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, वो आपने बिजनेस में तो रिकॉर्ड नहीं थी, अचानक से वो आपको मिल गई और आपने उसको पार्टनर के लोन देने में सेटल कर दिया, ठीक है ना। तो उस एसेट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो कितने में सेटल हुई है वो वैल्यू है उसकी। तो कितने में सेटल हुई है वो, 40,000 में। तो अब यहां पर क्या लिखोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं, वो 40,000 का 40,000 फर्म का क्या है, फायदा है, क्योंकि एक तरीके से फर्म को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता पवनी को, लेकिन अब उसको जेब से पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास एक सड़क पे पड़ी एसेट मिली, उन्होंने उसको दे दी, तो वो 40 का 40 उनका क्या हो गया, फायदा हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा कितना, 40,000 रुपए। तो क्या डालूंगा मैं, पवनीस लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, 40,000 40,000। थर्ड एंट्री हमारे पास क्या थी, थर्ड थी कि लोन टू चारू ऑफ ₹60,000 was settled by payment to चारू brother loan of the same amount। कितने का लोन था, देखो चार लोन, सबसे पहले तो ये देखो लोन टू चारू, ये लोन था, किसको दिया हुआ था, चारू को, किसको दिया हुआ था, चारू को लोन दिया हुआ था, ठीक है ना। तो उससे पैसे लेने थे फर्म ने, देने नहीं थे, लोन टू चारू है तो फर्म ने पैसे उससे लेने हैं। तो क्या मैं लिख दूंगा यहां पर, लोन टू चारू। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि फर्म के लिए एसेट थी 60,000 रुपए की। अब इसकी पेमेंट कैसे हुई, क्या उन्होंने उसने पैसा दिया, नहीं, चारू ने क्या बोला कि भाई मेरे भाई का पैसा देना ही है आपको, उसमें से सेटल करना, उसको मत देना पैसे, ठीक है ना। तो देखो चारू का जो ब्रदर होगा उसका लोन वो फर्म के लिए कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाएगा ना, तो उसकी पेमेंट करनी थी, अब उसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 60,000। तो अब एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू चारू अकाउंट। ध्यान से देखना इस चीज को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले तो लोन टू चारू मतलब चारू को लोन दिया हुआ है तो भाई पैसे मिलेंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसके अब पैसे दिए नहीं, पैसे तो दिए नहीं, तो फिर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से निकाला, और उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं चारू का जो आपका जो भाई है ना, हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो वो जो 60,000 रुपए है वो कहां पर एडजस्ट हो गया, रियलाइजेशन में, कौन साइड, डेबिट साइड पे एडजस्ट हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या था हमारे पास, इग्नोर लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। इग्नोर का लोन था कितने का, 80,000 का, और उसने मशीनरी ले ली थी कितने की, 60,000 की। तो ये कौन है, इग्नोर, इग्नोर, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 80,000 रुपए। और उसने एक मशीनरी ले ली, मशीनरी किस अकाउंट से जाएगी, रियलाइजेशन, मशीनरी मत लिख देना, रियलाइजेशन अकाउंट से मशीनरी कम भी तो होगी, क्योंकि अब एसेट की अपनी कोई वैल्यू तो बची नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी थी। तो बचे हुए क्या करेंगे, बचे हुए को आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, बैलेंस कैश डाउन नहीं लिख सकते आप। और ये भी नहीं है कि 20 का फायदा हो गया, और उन्होंने उसने साफ बोला कि मैं पार्ट पेमेंट ले रही हूँ, फुल पेमेंट में सेटलमेंट नहीं करी, पार्ट पेमेंट में। तो क्या एंट्री आएगी, इग्नोर अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैश, कितना, 20। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास शेयर कैपिटल का क्वेश्चन, कि ओटोवा लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट 25% प्रीमियम, ठीक है ना, कि कितने, ऑथराइज कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं होता, कंपनी ने 60,000 पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स मंगाए, और कितने का प्रीमियम था, 25% प्रीमियम। और शेयर किस हिसाब से पे किए गए, 40 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर, और बचा हुआ किसके ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर विद प्रीमियम। तो सिंपल से दो ही कॉल्स मंगाई, 40 एप्लीकेशन के ऊपर, बचा हुआ कितना, तो निकाल लेंगे, बचा हुआ कितना होगा भाई, 60 रुपए तो किसके बचे, 100 का शेयर था, 60 तो उसके बचे, और 25% प्रीमियम यानी कि 25 रुपए, यानी कि 85 रुपीज किसके ऊपर मंगाए गए, अलॉटमेंट के ऊपर। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाइड किया, 85,000, यानी कि प्रोराटा वाला केस है, और प्रोराटा मेड किस रेशो में मेड हुआ, 5:4। देखो ये ध्यान से देखना, अब रेशो देनी शुरू कर दिया इन्होंने, और रिमेनिंग एप्लीकेशन वर सेंट अ लेटर ऑफ रिजेक्शन। तो मिस्टर आनंद 4,000 शेयर्स थे, failed to pay allotment money and his share were forfeited. Out of these, 3,000 shares were reissued at a discount of 20 per share, pass the necessary general entry in the books of Kota Limited.
तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक वर्किंग नोट बनाओगे जिसमें आप सबसे पहले ये निकालोगे कि कितने शेयर रिजेक्ट किए गए और कितने शेयर एक्चुअल में दिए गए। तो 85,000 शेयर्स आए थे और 60,000 शेयर्स हमने देने थे, कुछ रिजेक्ट किया गया और बाकी को प्रोराटा किया हो गया। लेकिन हमें ये नहीं बताया कितने रिजेक्ट किए, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि प्रोराटा किस हिसाब से किया। तो प्रोराटा किया गया है 5:4 के हिसाब से, मतलब जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 4 शेयर दिए। तो टोटल हमने शेयर देने कितने थे, 60,000। टोटल शेयर कितने देने थे, 60,000। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्स। ठीक है ना, कि कितने के लिए अप्लाई किया गया होगा, जिनको 60,000 शेयर्स मिले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इंटू 5 इंटू 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 75,000। यानी कि 75,000 वाले शेयर होल्डर को हमने 60,000 शेयर्स दे दिए और रिमेनिंग बचे कितने, 10,000 शेयर्स, उनको लेटर ऑफ रिजेक्शन भेज दिया। तो पहले तो हमने नॉर्मली अपना ये प्रोराटा करना, ठीक है ना, ये प्रोराटा हमारा हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे कॉल्स इन एरियर का टेबल। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो वीडियोस मैंने डाल दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो हम चलो टेबल बनाते हैं फटाफट। एक कॉल्स इन किसका, कॉल्स इन एरियर का। तो मिस्टर अनंत कौन था, होल्डिंग 4,000 शेयर्स। तो मिस्टर अनंत के पास कितने शेयर्स थे, 4,000 शेयर्स थे। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि 75,000 शेयर होल्डर को कितने शेयर दे रहे हैं, 60,000। और जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं उसको कितने मिलेंगे, उसको मिलेंगे 5,000। तो नॉर्मली हमने रेशो भी देख रखी है 5:4, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एरियर का हमारा पास टेबल क्या कैसे बनेगा, अप्लाइड और अलॉटेड। दो ही कॉल्स है हमारे पास, एक एप्लीकेशन और दूसरी कौन सी है हमारे पास, अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर कितने रुपए थे, 40 रुपए। अलॉटमेंट के ऊपर कितने थे, 60 प्लस 25। तो देखो उसने क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और उसके शेयर्स क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए गए। तो 40 रुपए एप्लीकेशन थे, तो 5,000 उसने अप्लाइड किया था, 4,000 उसको अलॉट किए थे। तो देखो कितने रुपए मंगाए गए थे उससे, 2 लाख रुपए। 5,000 इंटू 40, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को। 5,000 इंटू 40, तो कितने रुपए उससे मंगवाए गए थे, 2 लाख रुपए। लेकिन कितने दिए उसने, 1,60,000 ही दिए। तो यानी कि कितना उसका एडवांस हमारे पास आ रखा है, हमारे पास उसका 4 लाख रुपए का क्या आ रखा है, एडवांस आ रखा है, सॉरी 40,000 रुपीज का। तो इस एडवांस को मैं क्या कर लूंगा, यूटिलाइज कर लूंगा इसके अंदर। देखो अगली बार अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगाए गए उससे, अगली बार अलॉटमेंट में मंगाए गए 2,40,000 रुपए। तो उससे मंगाए किसके, अलॉटमेंट के नाम से, और 1 लाख रुपीस उससे किसके मंगाए गए, प्रीमियम के नाम से। तो 40,000 हमने एडजस्ट कर लिया। तो 2 लाख रुपए तो उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए और 1 लाख रुपए उसने प्रीमियम के नहीं दिए। तो टोटल रुपीस कितने हो गए हमारे पास, टोटल कॉल्स इन एरियर हो गया हमारे पास 3 लाख रुपए का कॉल्स इन एरियर हो गया हमारे पास। कितने का एरियर हो गया, 3 लाख रुपए का कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर हमारे पास आ गए हैं। बस अब हमें क्या करनी है, फटाफट जर्नल एंट्री शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जर्नल एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो कितनी एप्लीकेशंस आई थी, एप्लीकेशंस देखो कितनी आई थी, एप्लीकेशंस आई थी हमारे पास कितनी, 85,000। तो क्या एंट्री डालूंगा, 85,000 इंटू कितने रुपए, 40। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 34 लाख रुपए। कितने आ गए, 34 लाख। ठीक है ना, तो अब क्या लिखेंगे उसके बाद, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड कितने से, 34 लाख रुपीस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो कैपिटल में कितना डालना था, 60,000 शेयर दिए थे, इश्यू तो 60,000 ही किए हैं। तो कैपिटल में कितना डालेंगे, 24 लाख रुपए। ठीक है ना, और कुछ पैसा हमने क्या कर दिया था, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना था, और कुछ पैसा हमने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। देखो रिजेक्ट कितने को किया था, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया था, 4 लाख रुपए हमने रिजेक्ट कर दिए। बचे कितने हमारे पास, बचे हमारे पास 6 लाख। तो ये कहां डाल दिया, शेयर अलॉटमेंट के। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या एंट्री डालेंगे, तो थोड़ा सा हम एंट्रीज को इधर लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगली एंट्री हमारे पास क्या डालेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री डालेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर
कैपिटल और 2 SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम भी उन्होंने दे दिया था। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर कितने पैसे मंगाएंगे? 85 रुपीस। कितने शेयर होल्डर? 60,000 इंटू 85, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास होगा 51 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना डालेंगे? इसके अंदर डालेंगे 60 रुपीस। अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 60 रुपए था। कितना डाला? 36 लाख। और बचा हुआ प्रीमियम का, तो प्रीमियम का कितना पैसा था? 15 लाख रुपए। अब अगली एंट्री थोड़ी सी ध्यान से करनी है कि भाई पैसा कितना आएगा बैंक के, क्योंकि कुछ कॉल्स इन एरियर भी थे। और 2 शेयर अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट में आप कितना मंगाओगे? 51 लाख मंगाओगे? नहीं, क्योंकि कुछ आपके पास ऑलरेडी पैसा आ चुका था। 6 लाख रुपए आपके पास ऑलरेडी आ चुके थे। तो आप कितना मंगाओगे अलॉटमेंट के अंदर? अलॉटमेंट में मंगाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 45 लाख। कॉल्स इन एरियर कितना था? 3 लाख, क्योंकि ये हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, ठीक है ना। तो बचे कितने? 42 लाख। इसको आप क्या करोगे? बैंक में आपके आएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने शेयर्स क्या कर लिए थे? साथ के साथ फोरफिट कर लिए थे। व्हाट इज द एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने शेयर फोरफिट किए थे आपने? 4000 शेयर फोरफिट किए थे, और पूरा का पूरा 100 रुपए उसने नहीं दिए थे। यानी कितनी अमाउंट डालूंगा मैं? 4 लाख रुपए। अच्छा, एक चीज और ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डालेंगे? नहीं डालेंगे? डालेंगे, क्योंकि उससे मंगवाया था लेकिन उसने पे नहीं किया। कितना? 1 लाख। इधर मैं क्या लिखूंगा? इधर लिखूंगा 2 शेयर फोरफिचर और 2 कॉल्स इन एरिया। तो कॉल्स इन एरिया हमने निकाल लिया, कितना हुआ? 3 लाख। तो फोरफिचर में कितना पैसा उसका जब्त किया गया? 2 लाख रुपए। तो 2 शेयर फोरफिचर कितना आया? 2 लाख। और 2 कॉल्स इन एरियर कितना आया? 3 लाख रुपए, ठीक है ना। अब इन शेयर्स को हमने क्या किया गया था? आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर रीइश्यूड। इसमें सिर्फ कितने शेयर इशू किए गए? 3000। तो मैं यहीं पर कर देता हूं इसकी एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और डिस्काउंट पे इशू किए, मतलब शेयर फोरफिचर से पैसा चाहिए होगा, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। तो 3000 शेयर्स इंटू 100, कितना लिखूंगा मैं नीचे? 3 लाख। 20 रुपए डिस्काउंट था, तो यानी कि 60,000। तो बचा कितना? 2,40,000। अब लास्ट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे किसमें? कैपिटल रिजर्व में। तो क्या डालूंगा? शेयर फोरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। देखो कितना अमाउंट डालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। अब 4000 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे रखे हुए थे हमने? कितने पैसे फोरफिट किए थे? 2 लाख। 4000 शेयर्स के ऊपर 2 लाख किए थे, तो 3000 शेयर्स के हिसाब से कितने बनते हैं? 1,50,000। ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि 1000 शेयर्स अभी हमने रीइश्यू नहीं किए। तो 1000 शेयर्स के ऊपर जो उसका फोरफिट अमाउंट था वो तो बचा पड़ा रहेगा। 3000 शेयर्स हमने दोबारा बेचे, तो उसका अमाउंट कितना था फोरफिट का? मतलब कितना डिस्काउंट उसके ऊपर यूज कर सकते हैं? 1,50,000। तो 1,50,000 में से कितना यूज कर लिया? 60,000। तो बचा कितना? 90। तो 90,000 हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये कौन से क्वेश्चन थे हमारे पास? ये क्वेश्चन था हमारे पास शेयर फोरफिचर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पूरा एक शेयर कैपिटल का क्या था? क्वेश्चन था। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट वाज दिस, एंड बैलेंस शीट जो थी वो क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, दिस प्लांट एंड मशीनरी हमें बैलेंस शीट दे दी, और जेड वाज एडमिटेड। यानी कि किसका क्वेश्चन है ये? एडमिशन का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारे पास? एडमिशन का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गुडविल दे दी। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा ध्यान से, जो चीज हमसे पूछी गई है, कोई जनरल एंट्री नहीं पूछी, कोई कुछ नहीं पूछा गया। सिंपल उन्होंने क्या बोला है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो हम सिंपल कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन। बाकी सब कुछ जो भी करना है वो किसके अंदर किया जाएगा? वर्किंग नोट के अंदर। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाए? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो देखो देखो, सबसे पहले एक चीज देखें कि Z will bring 56,000 as share of capital but was not able to bring any amount of compensation to sacrificing a partner। मतलब वो कोई भी अमाउंट किसकी नहीं लेकर आ पाया? जो पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल देना था एक तरीके से, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वो प्रीमियम के लिए पैसा नहीं लेकर पाया, लेकिन हम तो प्रीमियम लेंगे। हम तो प्रीमियम लेंगे, लेकिन वो प्रीमियम आप कैश में लेंगे, उसके करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। उसका करंट अकाउंट क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे, जेड का। तो एक बार इसकी एंट्री भी देख लेते हैं हम क्या लिखेंगे। तो देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल। कैपिटल के लिए सिर्फ 56,000 लिख रहा है।
लेकिन प्रीमियम के लिए कुछ लेकर ही नहीं आया। तो जेड का करंट अकाउंट जो प्रीमियम था उसका शेयर था वो लेंगे तो जरूर, प्रीमियम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो किसके अंदर डाल देंगे, जेड के करंट अकाउंट से ले लेंगे। तो अच्छा सबसे पहले देखेंगे कितना शेयर था, 84,000 था। कितने के लिए एडमिट किया था उसको, 1/6 के लिए। तो 1/6 के लिए उसको क्या किया गया है, एडमिट किया गया है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 14,000। कितना हो गया 14,000। तो जेड से कितना लेंगे, 14,000 लेंगे। और किस में बांट देंगे, एक्स में और वाई में। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो के। तो देखो हमें न्यू रेशो नहीं दे रखी, तो सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो हमारी क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। टाइम ज्यादा रेस नहीं करना हमने, नॉर्मली इसको करना है। तो 14,000 को हम किस रेशो में बांट देंगे, 3:2 के अंदर। तो इट विल बी 8400 एंड 5600। ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी, देखो प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड अंडर वैल्यू, मतलब 14,000 से क्या है, कम है, तो बढ़ा देंगे भाई, बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने से, 14,000 से। बिल्डिंग वाज ब्रॉट अप टू, ध्यान देना, अप टू मतलब 1,09,000 तक ले आए उसको, यानी कितने की थी, 98,000 की थी। 1,09,000 तक उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। यानी 1,09,000 से नहीं बढ़ाई, 1,09,000 तक बढ़ा दी। यानी कितनी बढ़ा दी है, 11,000 बाय बिल्डिंग। कितने से बढ़ा दिया, 11,000 से बढ़ा दिया। और उसके बाद क्या बोला, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सारे डेटर अच्छे हैं, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितना, 7,000। और कोई है नहीं। आगे क्या है हमारे पास, ये एडजस्टमेंट का है, तो हम नॉर्मली क्या देखेंगे, कितना हो गया ये, 32,000। और इस 32,000 को किस रेशो में बांट देंगे, पहले तो एक्स और वाई में बांटेंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:2 के अंदर। तो ये होगा हमारे पास 19,200 और इसका होगा 12,800। देखो अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स है हमारे पास, कौन कौन, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है ना। तो इनकी कैपिटल क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है कैपिटल इनकी, एक्स की कितनी है, 1,19,000। वाई की कितनी है, वाई की है 1,12,000। और जेड की कितनी है, देखो जेड कैश लेकर आया है कैपिटल के लिए, ठीक है ना। तो जेड की कैपिटल कितनी लिखेंगे, बाय कैश या बाय बैंक, कितना लिखेंगे, 56,000। चलो अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, एक्स एंड वाई में। तो ये आ गया 19,200 और 12,800। अच्छा उसके बाद क्या कोई रिजर्व था या नहीं था, तो जनरल रिजर्व थे हमारे पास, कितने थे, 14,000 के थे। तो इसको भी किस रेशो में बांट देंगे, 3:2 के अंदर। तो ये कितना आएगा, 3:2 के अंदर बांटेंगे तो 8400 और 5600। अच्छा उसके बाद क्या देखेंगे, गुडविल। तो 4 याद रखना है, 4 चीजें आएंगी, तो कैपिटल, दूसरा कोई रिजर्व है, कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, और कोई गुडविल है। और इधर देखेंगे बैलेंस शीट में कोई एसेट साइड गुडविल तो नहीं है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो नहीं है, तो नहीं। इधर मैं क्या लिखूंगा, बाय जेड करंट अकाउंट, कितना दिया, 8400 एंड 5600। ठीक है ना। चलो तो अब हम देखेंगे कि भाई इनका टोटल कितना हो। और एक चीज याद रखनी है यहां से, एक चीज हमें इसके अंदर याद रखनी है कि क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है कि कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। यानी कि जो एक्स एंड वाई की कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है किसके हिसाब से, उसको एडजस्ट करना है जेड की कैपिटल को बेस लेकर। यानी कि हमें एक कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है और नई कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे नई कैपिटल, जेड के शेयर को बेस लेकर। तो जेड का शेयर कितना था, 1/6। और जेड कितनी कैपिटल लेकर आया था 1/6 के लिए, जेड लेकर आया था 1/6 के लिए 56,000। अब हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर चला जाएगा 56,000 इंटू 6। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3,36,000। कितना आ गया, 3,36,000। 3,36,000 जो है वो हमारे पास किसकी कैपिटल आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई हमारे पास, किसी की कैपिटल नहीं आई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। कितनी आ गई, 3,36,000
36,000। और इस 3,36,000 को अब हम क्या करेंगे, किस रेशो के हिसाब से बांट देंगे, न्यू रेशो के हिसाब से। किस रेशो के हिसाब से बांटेंगे, न्यू रेशो के हिसाब से। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक्स और वाई की कैपिटल जो थी वो एडजस्ट करनी है हमने, किसके हिसाब से, जेड के शेयर के हिसाब से। तो जेड के शेयर के हिसाब से मतलब क्या कि जेड को तो 1/6 के हिसाब से 56,000 दिया है ना, कितना दिया है, 56,000 दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि भाई इसके जेड के शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी थी, 3,36,000। और अब ये जो है ये एक्स वाई जेड में बंटेगी। तो जेड को अगर 1/6 मिल रहा है तो बचा हुआ किसको मिलेगा, एक्स को और वाई को। और किस रेशो के अंदर, उसकी न्यू रेशो के अंदर। या तो न्यू रेशो निकाल लेंगे या नॉर्मल देखेंगे कि 1/6 टोटल शेयर में से 1/6, देखो टोटल शेयर में से 1/6 किसको दे दिया, जेड को दे दिया, तो बचा हुआ किसका 5/6। इसको किसमें बांटेंगे, 3/5, 5/6, 3/5, 2/5, किसमें, एक्स में और वाई में। और जो ये रेशो निकल कर आएगी उस रेशो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो न्यू रेशो निकल कर आई हमारे पास 3:2:1। तो उसके हिसाब से अगर हम कैपिटल को बांटे तो उसके हिसाब से हमारी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 1,68,000 इस न्यू रेशो के हिसाब से। 3:2:1, 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। यानी कि मैं यहां पर भी लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन की एक्चुअल में कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी न्यू रेशो के हिसाब से, 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। ठीक है ना। लेकिन कैपिटल तो कुछ और थी, कैपिटल कितनी थी, तो देखो इन सभी को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो एक्स का पहले टोटल करें तो ये कितना है, 1,19,000 प्लस 19,200 प्लस 8,400 एंड प्लस 8,400। तो बेसिकली जो एक्स की कैपिटल बन रही है वो बन रही है 1,55,000। कितनी बन रही है इसका टोटल, 1,55,000। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, 1,55,000 विल बी द टोटल ऑफ एक्स कैपिटल। लेकिन एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी, 1,68,000। यानी कि एक्स को क्या बोला जाएगा कि भाई आप और कैपिटल लेकर आओ, आप और पैसा लेकर आओ। तो इसके लिए उसका कौन सा अकाउंट खोल दिया जाएगा, एक्स का करंट अकाउंट। देखो ध्यान से, 1,68,000 एक्स की कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 1,55,000। तो 13,000 एक्स्ट्रा उससे क्या किया जाएगा, मंगवाया जाएगा। तो ऐसे ही वाई का देखें, अगर ऐसे ही अगर हम वाई का देखें तो वाई की कैपिटल कितनी थी, 1,12,000 प्लस 12,800 प्लस 5,600 एंड प्लस 5,600। तो ये आ गया 1,36,000, 1,36,000। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में इसकी होनी कितनी चाहिए थी, सिर्फ 1,12,000। मतलब इसकी कैपिटल क्या थी, ज्यादा थी। तो इसको क्या कर देंगे, पैसा वापस कर देंगे टू वाइज करंट अकाउंट, क्योंकि उन्होंने बोला है करंट अकाउंट खोलने। तो कितना वापस कर देंगे, 24,000। और जेड की तो होनी भी 56 चाहिए थी, है भी 56,000। तो ये था हमारे पास कौन सा टॉपिक, कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें उन्होंने क्या बोला, कैपिटल को किसके हिसाब से एडजस्ट करना है, जेड के शेयर के हिसाब से। तो जेड का शेयर के हिसाब से 3,36,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बैठती थी, जिसमें से 1/6 किसको दे दिया था, जेड को दे दिया था। और जो बचा हुआ होगा 5/6 उसको इस रेशो में बांटा, 3/5 और 2/5। तो रेशो क्या निकली, 15/30, 10/30। ठीक है ना, 15:10। तो 3:2 में बांटा हुआ बचा हुए को। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि न्यू रेशो निकालोगे, 3:2:1, न्यू रेशो आई, उसमें आप सारे को क्या कर दोगे, बांट दो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एबीसी वर पार्टनर, उनकी रेशो थी 5:3:2 और 8 डाइड ऑन 30th जून। एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर द डेथ, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट जो है उसकी एंट्री क्या है, डेथ होने के बाद। यानी कि ये कौन सी एंट्री डाल दी है, जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसको गुडविल देते हैं ना, तो उसकी एंट्री डाल दी है। तो गेनिंग पार्टनर बी और सी है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए। और अब जो ए का प्रॉफिट था वो कितना एस्टिमेट किया हुआ था, 1,20,000 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, कि पिछले 3 साल के हिसाब से प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया हमने, कितना देना उसको, 1,20,000। और फाइनल ड्यू कितने थे, एक एग्जीक्यूटर के ऑन द डेट ऑफ डेथ 8,40,000, जिसमें से देखो फाइनल ड्यूज भी बता दिया। तो इन दोनों की हमें कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है ना। तो 8,40,000 रुपए देने थे, जिसमें से 2,40,000 को तो क्या दे दिया, इमीडिएटली दे दिया, कैसे, फर्नीचर दे दिया उसको।
8,40,000 में से 2,40,000 का क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया, और जो बैलेंस बचा हुआ था उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया, और वो इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट हुई, 30 जून 2020 से स्टार्ट हुई। और जो इंटरेस्ट देना था ना वो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो हमें पता है कि इंटरेस्ट लोन के ऊपर कितना देते हैं, 6% पर एनम। तो ये नॉर्मल इंटरेस्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कितना इंटरेस्ट है सेक्शन के हिसाब से, 6% पर एनम। हमें पता है कि कोई भी लोन हो उसके ऊपर पार्टनरशिप के हिसाब से 6% आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू। देखो प्रॉफिट की एंट्री डालनी है, तो प्रॉफिट कितना दिया था उसको, 1,20,000। और क्या हमें न्यू रेशो दे रखी है, नहीं। तो सिंपल एंट्री क्या डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। और किसको कौन किसकी डेथ हुई है, ए की, तो 2A कैपिटल अकाउंट, कितना 1,20,000, 1,20,000, ठीक है ना। और क्या करना है, अच्छा ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट पे करना है टिल फाइनल सेटलमेंट। क्या बनाना है, ए का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, आसान है बहुत अब बनाना। ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट, देखो ए एग्जीक्यूटर कौन होगा, जिसको पेमेंट की जाएगी। तो देखो फाइनल पेमेंट कितनी करनी थी, 8,40,000, जिसमें से 2,40,000 तो इमीडिएटली पे कर दी, और बाकी की एनुअल इंस्टॉलमेंट 30 जून से शुरू करनी है हमने। तो बेसिकली क्या हुआ होगा कि 30 जून को हम उसके पास उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन बचेगा, 30 जून को उसका क्या बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। किसका, अच्छा बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा, ये होगा ए का एग्जीक्यूटर है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा, क्योंकि पहले से पैसा नहीं पड़ा, ए की कैपिटल में से ट्रांसफर करके ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैं यहां पर क्या लूंगा, बाय एज कैपिटल। अगर पहले से पड़ा होता तब लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन अब ए की कैपिटल में से ए के एग्जीक्यूटर में पैसा ट्रांसफर कर दिया, कितना 8,40,000। तो इमीडिएटली पेमेंट 30 जून को इमीडिएटली पेमेंट कर दी गई थी, ठीक है ना। एक मिनट, ईयर भी देख लें हम कौन सा है, 30 जून 2000। देखो जिस दिन डेथ हुई होगी उसी दिन पेमेंट करेंगे ना सारी उसको। तो 30 जून 2019 को क्या दे दिया था उसको, फर्नीचर, कितने का, 2,40,000। ध्यान से देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है, और उसके हिसाब से लोन अकाउंट को, एग्जीक्यूटर अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो उन्होंने क्या बोला है कि 8,40,000 में से 2,40,000 तो इमीडिएटली दे दिए, क्या देकर, फर्नीचर देकर, और जो बैलेंस था उसको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किया, यानी कि साल साल बाद पेमेंट करके। और वो स्टार्ट कब से हो रही है, 30 जून से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 30 जून से अगले 30 जून तक, 30 फिर 30 जून से अगले 30 जून तक, फिर 30 जून से अगले 30 जून। तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा पहले तो एनुअल इंस्टॉलमेंट देख लेना, देखो 6 लाख रुपए बच्चे, 8,40,000 में से 2,40,000 गए तो बच्चे कितने, 6 लाख। और 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर साल कितने पेमेंट करनी है, 2 लाख विद इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कितना होगा, इस चीज को ध्यान में रखना कि इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि हमें पहले इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कब करनी है। देखो ईयर एंड हमारा नॉर्मल कब होता है, 31 मार्च को होगा। ईयर एंड जो होगा वो हमारा कब होगा, नॉर्मली 31 मार्च को होगा। तो 31 मार्च तक एक्चुअल में हुआ क्या होगा, 31 मार्च तक तो हमने कोई इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लगा होगा। 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट लगेगा, 8,40,000 के ऊपर, नहीं 8,40,000 में से 2,40,000 तो इमीडिएटली पे कर दिया था, बचा कितना होगा, 6 लाख। और 6 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 6% इंटरेस्ट लगा होगा, कितने महीने का, 9 महीने का। कितने महीने का, 9 महीने का बाय इंटरेस्ट। तो कितना है, 36,000, 9 बाय 12 कितना है, 27,000, ठीक है ना। और मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। 31 मार्च को एक बैलेंस बच गया हमारे पास, कितना बचा, 8,40,000 प्लस 27,000 माइनस दिस, तो ये कितना है, 6,27,000। तो ये पहला साल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अच्छा अब अगला साल कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल से। बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस था, 6,27,000। तो देखो इस साल 1 अप्रैल 2020 है, तो इस साल हमने कुछ करना है, यस हमने पेमेंट करनी है पहली इंस्टॉलमेंट की। और कब करनी है पेमेंट, 30 जून 2020 को पेमेंट करनी है, यानी कि 3 महीने के बाद। तो 3 महीने का इंटरेस्ट और लगाया जाएगा 30 जून तक बाय इंटरेस्ट। अच्छा अब इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाया जाएगा, 6,27,000 के ऊपर, नहीं इंटरेस्ट 6 लाख के ऊपर ही लगाया जाएगा, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट दे रहा है इस अमाउंट के ऊपर। तो 6 लाख के ऊपर 6%, कितने महीने का, 3 महीने का, क्योंकि 9 महीने का लग गया और 3 महीने का, तो कितना बचा, 9,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून को दी हमने,
टू बैंक कितना 2 लाख रुपए की तो इंस्टॉलमेंट थी, प्लस इंटरेस्ट कितना था 27 ये और 9,000 ये, तो 36,000 का इंटरेस्ट हमने क्या किया पे किया। तो 2,36,000 की हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी पहली। तो फिर ईयर एंड हुआ 31 मार्च। अब क्या करेंगे, अब भी इंटरेस्ट लगाएंगे क्योंकि पेमेंट तो अगले साल ही होगी। अच्छा, अब कितने ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, ध्यान से देखो 6 लाख था, 36,000 627 प्लस 9 कितना हो गया 6,36,000, जिसमें 2,36,000 यानी कि पेमेंट कर दी, तो बचा कितना होगा 4 लाख। तो 4 लाख के ऊपर सेम प्रोसीजर 9 महीने का कितना परसेंट 6% क्या लगाएंगे इंटरेस्ट लगाएंगे। इसके ऊपर 4 लाख के ऊपर 9 महीने का इंटरेस्ट, तो कितना हुआ ये 18,000। और इधर क्या लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 4,18,000। अगले साल फिर डेट शुरू 1 अप्रैल से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 4,18,000। इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि 30 जून को फिर पेमेंट करनी है हमने, ठीक है ना। कितना इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट कितना 4 लाख के ऊपर ही लगेगा, कितने महीने का 3 महीने का 6% के हिसाब से। तो कितना इंटरेस्ट लगा, ये इंटरेस्ट लगा सिर्फ और सिर्फ 6,000। तो पेमेंट कर देंगे तो कैश या टू बैंक कितने की 2 लाख रुपए, प्लस कितना इंटरेस्ट था 18 प्लस 6 24, या इसको प्लस करके देख लो 4 24, तो 24,000 का इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया 2,24,000 की हमने क्या कर दी पेमेंट कर दी। तो बचा कितना बैलेंस कैरी डाउन। देखो अभी बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को होगा, तो 9 महीने और पैसे को यूज किया, कितने पैसे को 4,24,000 में से 2,24,000 माइनस किया, तो बचा कितना 31 मार्च को 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने का 6% के हिसाब से, कितना इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ और सिर्फ 9,000। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा 2,09,000, ठीक है ना। उसके बाद सेम प्रोसीजर हमने क्या करना है, उसके बाद सेम हमने वही प्रोसीजर फॉलो करना है। बैलेंस अगली बार क्या बनेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, अब देख लेना बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बचा बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,09,000। और इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा सिर्फ 30 जून तक लगेगा बाय इंटरेस्ट, 2 लाख के ऊपर कितना 3 महीने का 6%, कितना लगा 3,000। तो नेक्स्ट जो हमने पेमेंट कर दी टू कैश या टू बैंक 2 लाख रुपए प्लस 12,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो 2,12,000 का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। और ईयर हमारा यहीं पर क्या हो गया क्वेश्चन खत्म, उससे आगे जाने की हमें जरूरत है। तो ये कौन सा अकाउंट था एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलो तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस वीडियो का। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैज शेयर कैपिटल ऑफ 80,000 डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच, और 20,000 के क्या थे डिबेंचर्स थे 100 ईच, ठीक है ना। हाँ, और कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत है कितने रुपए की 55 लाख की, और जिसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो क्या इशू करेंगे डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है ना। देखो 55 लाख के क्या इशू करने डिबेंचर इशू करने, एंड इस तरीके से करेंगे कि दे गॉट रिक्वायर्ड फंड आफ्टर इशू ऑफ डिबेंचर सेम क्लास एज अर्लियर एट अ 10% प्रीमियम। मतलब उनके पास 55 लाख रुपया आ जाएगा जितना उनको चाहिए था, लेकिन डिबेंचर इशू होंगे प्रीमियम के ऊपर होंगे, ठीक है ना। और दीज डिबेंचर वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 years। तो दीज डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जर्नल एंट्री डालनी है किसकी इशू की। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितने रुपए चाहिए 55 लाख रुपए चाहिए, और डिबेंचर इशू करनी है। डिबेंचर कितने का है 100 रुपए का डिबेंचर है, और कितने डिबेंचर इशू करने हैं ये नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि 10% प्रीमियम पे भी इशू करने हैं, 10% प्रीमियम पर भी इशू करने हैं। तो एक तरीके से 55 लाख है वो कितना हो गया 100x प्लस 10x, 55 लाख इज इक्वल टू 110x, तो ये हो गया। तो x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितने डिबेंचर्स आ गए हमारे पास, हमारे पास आ गए 50,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। कितने डिबेंचर आ गए 50,000 डिबेंचर, कितने के 100 के ईच, और 10% उसके ऊपर क्या लग गया प्रीमियम लग गया। इस चीज को ध्यान से देखना है आपको कि कंपनी को सिर्फ 55 लाख रुपए चाहिए और उन्होंने बोला 55 लाख रुपए हमें दे देंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से डिबेंचर इशू करेंगे सेम क्लास मतलब 8% डिबेंचर ही इशू करेंगे, ठीक है ना। सेम क्लास मतलब 8% डिबेंचर इशू करेंगे और 55 लाख रुपए चाहिए, लेकिन प्रीमियम भी साथ में आएगा। तो 55 लाख के अंदर डिबेंचर भी है और प्रीमियम भी है।
55 लाख के अंदर डिबेंचर भी है और प्रीमियम भी है, तो फटाफट किसके एंट्री डालेंगे? इशू की एंट्री डालेंगे। तो क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है ना? कितने रुपए? 55 लाख रुपए चाहिए थे, 55 लाख रुपए हमारे पास आ गए। अब ध्यान से, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना? 55 लाख टू 8% डिबेंचर कितना था? 50 लाख का, और टू एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का? 5 लाख का। अच्छा, उसके बाद एक चीज और ध्यान में देनी है कि उन्होंने क्या बोला कि दीज डिबेंचर वर रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 इयर्स, यानी कि प्रीमियम और रिडम्पशन की एंट्री भी साथ के साथ डालनी पड़ेगी। और प्रीमियम 20% किसके ऊपर निकालते हैं? फेस वैल्यू के ऊपर। तो 50 लाख का 20% कितना हुआ? 10 लाख। और क्या एंट्री डालेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 10 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 10 लाख। तो हमारे पास नॉर्मल एंट्री क्या बनी कि भाई सबसे पहले तो 55 लाख रुपए हमारे पास आए, और वो कैसे आए? 50 लाख के डिबेंचर, 5 लाख का प्रीमियम और 10 लाख रुपया हमने 4 साल बाद जब रिडीम करेंगे तब देंगे। तो एंट्री तो पास कर दी। अच्छा, उसके बाद क्या बनाना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है, एज्यूमिंग देयर वाज एन एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ एसपीआर 2,80,000। तो इसी इधर ही बना देते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, देखो कितना लॉस था। डिबेंचर जब इशू करेंगे तो 10 लाख, कितने का लॉस है? 10 लाख का लॉस है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का लॉस था? 10 लाख। इस लॉस को कैसे कवर करेंगे? 2,80,000 का तो बैलेंस पड़ा है मेरे पास। कितने का? देयर वाज एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ एसपीआर कितना? 2,80,000। तो 2,80,000 का बैलेंस मेरे पास पड़ा है एसपीआर के अंदर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2,80,000 ही डाल देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, इस बार तो भी एसपीआर पे इशू किए, इस बार भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे डिबेंचर इशू किए। तो 5 लाख के इस बार इशू किए थे, ठीक है ना? 5 लाख के इस बार इशू किए थे और 2,80,000 का एग्जिस्टिंग बैलेंस पड़ा है, यानी कि 7,80,000 का एसपीआर यूटिलाइज हो गया। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से नुकसान कितना निकालेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2,20,000। तो ये हमारा अकाउंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? ये कौन सा अकाउंट बन गया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हमारा तैयार हो गया। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला कि पास द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन मार्च 31 एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है ना? तो एज्यूम क्या करना है कि 30 सितंबर और 31 मार्च को हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। तो अब आपको किसकी एंट्री डालनी पड़ेगी? हमें एंट्री डालनी पड़ेगी किसकी? इंटरेस्ट की एंट्री डालनी पड़ेगी। और कब तक की डालनी है? 31 मार्च 2022 की। तो ध्यान से देखना, डिबेंचर कब इशू किए गए थे? 1 अक्टूबर 2021 को। हाफ ईयरली डालनी है ना, तो 6 महीने बाद 31 मार्च 2, तो एंट्री डालो, लेकिन इंटरेस्ट कितना लगेगा? सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो इसकी क्या एंट्री डालेंगे हम? तो नॉर्मली इसको इधर ही कर देते हैं। क्या एंट्री डालूंगा मैं इसकी? क्या एंट्री होती है इसकी हमारे पास? इसकी एंट्री होती है हमारे पास डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। किसको देंगे ये इंटरेस्ट? डिबेंचर होल्डर को देंगे। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर डेट कौन सी डालोगे? क्योंकि इंटरेस्ट पहले दिन नहीं देते, 6 महीने बाद उसी टाइम, क्योंकि जब डिबेंचर आप यूज कर लोगे तभी दोगे ना। तो 6 महीने बाद 31 मार्च 2022 को इंटरेस्ट दोगे। कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? कितने के डिबेंचर्स थे? 50 लाख के। उसके ऊपर 50 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 8%। याद रखना कितने महीने का? 6 मंथ का। तो कितना हो गया ये हो गया 4 लाख, और उसके ऊपर 6/12 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम कितने का देंगे? 2 लाख रुपए का। और फिर डिबेंचर होल्डर क्या करेगा उसी दिन? डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो कहां जाएगा? बैंक में जाकर पैसा निकलवा लेगा। अच्छा, जो ये हमने इंटरेस्ट दिया है, ये हमारा क्या है? नुकसान है ना। 31 मार्च 2022 को आखिरी एंट्री क्या डालेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। ये नुकसान को हमने पीएनएल अकाउंट से निकालेंगे,
टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड। तो ये थी हमारे पास नॉर्मल किसकी एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। याद रखना 1 अक्टूबर को इशू किए, 30 सितंबर तो निकल गया और 31 मार्च 2022 तक की एंट्री डालनी है। अगले 4 साल की एंट्री नहीं डालनी क्योंकि बोला ही हमें सिर्फ 31 मार्च 2022 तक। तो ये था हमारे पास पार्ट 2 और इसके बाद हम पार्ट बी यानी कि पार्ट 3 करेंगे। थैंक यू।